हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5th और यूनिट 5th के अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे जिला उद्योग केंद्र। तो जिला उद्योग केंद्र सबसे पहले हम समझ लें कि इसका क्या आशय होता है। तो स्टूडेंट, जिला उद्योग केंद्र, देखिए जिला और उद्योग मतलब कि यह एक जिला स्तरीय संस्था होती है जिसका मुख्य कार्य जिला स्तर पर सभी प्रकार के उद्योगों और औद्योगिक बस्तियां जो होती हैं, उद्योग होते हैं, उन सभी को आधारभूत सुविधाएं जैसे वित्त की व्यवस्था, कच्चे माल की व्यवस्था, मशीनों की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, अनुदान की व्यवस्था, परियोजना प्रतिवेदन की व्यवस्था आदि सभी कार्य करवाती है, उसमें मदद करती है। तो जिला उद्योग केंद्र एक ऐसी सरकारी संस्था होती है जिसका मुख्य कार्य जिला स्तर पर जो आसपास के गांव, जो जिले में तहसील होती है, गांव होते हैं, उन सभी में उद्योगों की स्थिति में सुधार करे और उन्हें जो बेसिक आवश्यकता होती है, पूंजी की व्यवस्था होती है, उन्हें अनुदान की आवश्यकता होती है, उन्हें औपचारिकताएं पूरी करते नहीं आती हैं, तो इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं में मदद करना। ठीक है, तो एक सामान्य शब्द में हम देखें तो जिला उद्योग केंद्र जिला स्तर पर कार्यरत एक संस्था होती है जो कि जिले में सभी प्रकार के उद्योगों की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। अब हम इसके आधार पर इसकी विशेषताएं देखें कि इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यदि हमें मीनिंग समझ में आया है तो हम इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं। जैसे पहला हम लिखें जिला स्तरीय संस्था, हमने हमारी परिभाषा यहीं से शुरू की कि यह एक जिला स्तरीय संस्था होती है जो जिले के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र, गांव को, तहसीलों को जो है वह मेंटेन करती है। फिर है केंद्रीय संस्था, यह एक केंद्रीय संस्था होती है, मतलब सेंट्रलाइज्ड संस्था होती है जिसके पास सभी प्रकार के जिला स्तर के सभी प्रकार के अधिकार होते हैं। इसके क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं जो है इसके अंडर में काम करती हैं। फिर जो है यह समन्वयकारी संस्था, समन्वयकारी संस्था, यह जो जिला उद्योग केंद्र होते हैं यह समन्वयकारी संस्था है। यह जिला, तहसील और गांवों के बीच में केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर राज्य की सरकारों के बीच में जो है समन्वय का कार्य करती है। फिर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन मतलब कि जितनी भी सरकार के द्वारा गांवों में सुविधा देने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य भी करती है, प्रेरित करने का कार्य करती है। फिर आधारभूत सुविधाओं की प्राप्ति, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, यह जो संस्था होती है वह जिला स्तर पर जितने भी उद्योग, जितने भी व्यवसाय चल रहे हैं, लघु और कुटीर उद्योग चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको जितनी भी आधारभूत, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यवसाय को यदि पूंजी की या मशीनों की आवश्यकता हो रही है, कच्चे माल की जो है आवश्यकता हो रही है, कर्मचारियों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है या आयात या निर्यात में उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो इन सब कार्यों में जिला उद्योग केंद्र जो है वह मदद करता है। तो इस प्रकार से यह जो है वह आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि कराती है। फिर है सरकारी संस्था, जिला उद्योग केंद्र जो है निजी स्तर पर कार्य नहीं करते हैं, यह सरकार के द्वारा स्थापित एक संस्था होती है। फिर उद्योगों का वर्ग, जिला उद्योग केंद्र में सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जो है उद्योगों को कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी बनाई है विशिष्ट अ, स्पेशल ए कैटेगरी,
जिसको हम A+ बोल सकते हैं। फिर अ कैटेगरी A, उसके बाद जो है B और उसके बाद जो है C। मतलब उद्योगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जो है इस प्रकार से उद्योगों की 4 प्रकार की कैटेगरी जो है वह बनाई गई है। तो स्टूडेंट, ये है जिला उद्योग केंद्र क्या होता है और उसकी विशेषताएं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जिला उद्योग केंद्र के उद्देश्य, लाभ, महत्व और कार्य। जिला उद्योग केंद्र के यदि आपको उद्देश्य आते हैं या लाभ आते हैं या महत्व बताने को कहा जाता है या फिर उसके कार्य आते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इन सभी के आंसर जो है वह एक ही रहेंगे। क्या उद्देश्य होता है पहला? तो पहला उद्देश्य होता है जिले में औद्योगिक विकास करना। औद्योगिक विकास करना, ठीक है। पहला उद्देश्य हो गया कि जिले में जितनी भी औद्योगिक व्यवस्था है, उद्योग है, उनका विकास करना। दूसरा जो है, अभी हमने विशेषता में देखा, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, ये उसके उद्देश्य में भी आएगा। आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, ठीक है। मतलब आधारभूत सुविधाओं में हम इनके अलग अलग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि वित्त व्यवस्था में मदद करना, पैसों की व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था भी करवाना, ठीक है। फिर हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कच्चे माल की व्यवस्था करवाना, कच्चे माल की व्यवस्था करवाना, यह उसका उद्देश्य है, इस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, यह जिला स्तर पर इसीलिए स्थापित की गई है कि जो ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका विकास हो। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, शहरों का विकास हो जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है वह पिछड़े हुए रह जाते हैं, तो उस असंतुलन को दूर करना। इसके बाद जो है प्रशिक्षण, जो ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति हैं उनको रोजगार के लिए, उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वह अपने बिजनेस को डालने के बारे में, लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में जो है वह सोचे। और जो है जिला उद्योग केंद्र का जो है उद्देश्य, इसके अलावा परियोजनाएं तैयार करवाना, प्रोजेक्ट, गांव में जिन चीज़ों की उपलब्धता बहुत अधिक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है वन उपज जो है, खनिज मात्रा ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके आधार पर नए नए प्रोजेक्ट जो है वह बनवाना। इसके अलावा जो है प्रशिक्षण प्रदान करना, जिला उद्योग केंद्र जो है वह इसमें भी मदद करता है, प्रशिक्षण प्रदान करना। 10वां, यदि किसी व्यक्ति को जो है किसी भी प्रकार की मतलब व्यक्ति मतलब व्यवसायी को, किसी भी उद्यमी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना। यदि हम इसका ओवरऑल देखें तो जो औद्योगिक विकास करना है, तो इसके जो है औद्योगिक विकास करने के लिए जो जो भी कार्य करने रहते हैं, और हम लिख सकते हैं सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, रानी दुर्गावती जो है योजना, इस प्रकार की सरकार, लाडली लक्ष्मी योजना, तो यह सब योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वो गांवों में पहुंचाने का कार्य जो है वह सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। तो यह कार्य जो है जिला उद्योग केंद्र का होता है। तो स्टूडेंट, यही आपको उद्देश्य आते हैं, लाभ आते हैं या महत्व आता है या कार्य आते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को लेकर जो है अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जिला उद्योग केंद्र की समस्याएं। जिला उद्योग केंद्र को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो ये हम जानते हैं कि यह एक सरकारी संस्था है, तो जब यह कार्य करती है तो इसके साथ बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो पहली समस्या वित्त की समस्या,
चूंकि सरकारी संस्था है तो वित्त की समस्या आती है। दूसरा, व्यवस्थाओं की समस्या। हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि सरकारी संस्था होने के कारण बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वह प्रॉपर नहीं होती है, तो व्यवस्थाओं की समस्या। फिर कर्मचारियों की कमी, सरकारी संस्थाओं में नियुक्ति नहीं होती है समय पर, तो कर्मचारियों की कमी जो है वो पाई जाती है। चौथा, लाल फीताशाही। हम सभी जानते हैं लाल फीताशाही मतलब सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ जो कार्य भ्रष्टाचार, रिश्वत ली जाती है काम के लिए, तो इस प्रकार की समस्या जो है वह पाई जाती है, लाल फीताशाही की समस्या। फिर प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं तो उन्हें जो है सभी जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं तो वह उन योजनाओं का नॉलेज नहीं होता है, तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की समस्या। फिर अधिकार जो है इनको कम मिलते हैं, तो व्यवस्थित अधिकार की समस्या। इनको जो चूंकि यह सरकारी संस्था है तो इन्हें जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं वह सरकारी नियमानुसार प्रदान किए जाते हैं, जो कि अपर्याप्त होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसके कारण बहुत सारे डिसीजन जो है वह नहीं ले पाती है। इसके अलावा जो है जगह की समस्या, समन्वय की समस्या। ये खुद एक समन्वयकारी समस्या है, लेकिन पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में जब यह कार्य करती है तो व्यवहारिक रूप में इसे समन्वय करने में बहुत सी समस्याएं आती हैं। इसके बाद सरकारी नियमों की समस्या। चूंकि इन्हें सारे काम जो है वह सरकारी आदेशानुसार करने होते हैं, तो सरकारी आदेशानुसार कार्य करने के जो नियम और आदेश होते हैं उसके विरुद्ध जाकर यह व्यवहारिक रूप में कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वह भी जो है जब डिसीजन लेने की बात आती है, निर्णय लेने की बात है, तो इन्हें समस्याएं जो है वह झेलनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हमारी जिला उद्योग केंद्र की समस्याएं हैं। अब आपको इसके सुझाव भी आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो समस्याएं हमने बताई हैं उसके संबंध में सुझाव दे देंगे कि वित्त की समस्या है तो जिला उद्योग केंद्र को व्यवस्थित तरीके से सरकारी अनुदान जो है वह दिया जाए, पैसों की व्यवस्था करवाई जाए। फिर व्यवस्थाएं जो है उसमें सुधार किया जाए। तो इस प्रकार से जो समस्याएं हमने लिखी हैं उसके सुझाव जो है आप इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर इनके सुझाव का आंसर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट 5th में अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है औद्योगिक बस्तियां। औद्योगिक बस्तियां या परिक्षेत्र बोलते हैं, बस्तियां या परिक्षेत्र। तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि औद्योगिक जो बस्तियां होती हैं उसकी देश के औद्योगिक विकास में क्या योगदान होता है, क्या भूमिका होती है, या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दें कि औद्योगिक बस्तियां और देश का औद्योगिक विकास किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझाइए। तो औद्योगिक बस्तियां क्या होती हैं पहले हम उसको समझ लें। तो स्टूडेंट, औद्योगिक बस्तियां जो होती हैं वह एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, भूभाग होता है, जहां पर सरकार के द्वारा एक उद्योग के लिए लगने वाली समस्त सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं, बैंक की सुविधा, कच्चे माल की सुविधा, विपणन की सुविधा, वित्त की सुविधा और जो सामग्री वगैरह लगती है उसकी सुविधा यह उपलब्ध कराती है। यह एक पूरा एरिया होता है जहां पर समस्त प्रकार के उद्योग जो है वह रखे जाते हैं। औद्योगिक बस्ती मतलब वहां पर सभी प्रकार के बिजनेस जो है रहते हैं और बिजनेस में लगने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं, यातायात की सुविधा, ये ट्रांसपोर्ट भी चाहिए रहता है। तो इस प्रकार की जो बेसिक सुविधाएं होती हैं जो किसी भी उद्योग में, पानी बिजली की सुविधा किसी भी उद्योग में जो है वह लगती है, तो उन सब सुविधाओं की व्यवस्था सरकार कराती है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे,
तो औद्योगिक बस्ती एक ऐसा क्षेत्र या भूभाग होता है जिसमें उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए और उनकी मदद के लिए सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, यातायात, बैंक और वित्त की सुविधा, विपणन की सुविधा जो है वो मुहैया या उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया औद्योगिक बस्तियां। अब हम इसकी विशेषता यदि निकालें, इसमें से विशेषता इसलिए समझना जरूरी होता है और उसकी कि इससे हमें मीनिंग जो है वह और क्लियर हो जाता है। तो पहली विशेषता क्या होती है कि यह एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। भौगोलिक क्षेत्र, भूभाग होता है, अलग ही एक एरिया बना हुआ होता है। तो औद्योगिक बस्ती एक, जैसे क्लॉथ मार्केट है तो क्लॉथ मार्केट में केवल कपड़े का ही कपड़ा ही मिलेगा। किराना मार्केट है तो किराना मार्केट में सभी दुकानें किसकी होंगी? किराना मार्केट की। तो ऐसे ही औद्योगिक बस्ती है तो उस बस्ती में जो है क्या रहेगा? सभी प्रकार के उद्योग रहेंगे। फिर यह जो है औद्योगिक उपक्रम का समूह होता है। औद्योगिक उपक्रम का समूह होता है। तीसरा, इसकी जो स्थापना है औद्योगिक बस्ती की, वह योजना अनुसार की जाती है, सरकार के द्वारा स्थापित होती है और योजना के अनुसार, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग करके इस प्रकार की बस्तियों की स्थापना की जाती है। फिर इस क्षेत्र में जो है आधारभूत सुविधाएं वह उपलब्ध कराई जाती हैं। हमने सुविधाएं देख ली कौन कौन सी हैं, तो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, फिर इसकी स्थापना सामान्यतः सरकार के द्वारा की जाती है और इस पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। और इस प्रकार की जो बस्तियां सरकार बनाती है, उन उद्योगों में जो भी उत्पादन होता है उनको विभिन्न प्रकार की छूटें, कटौतियां और अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होती हैं औद्योगिक बस्तियां, जो सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है, सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है और यहाँ सरकार जो है, जो उद्योग काम करते हैं उनको विशेष प्रकार की छूटें, कटौतियां और कर में छूटें, अलग अलग प्रकार के अनुदान जो है, शुरू के कुछ वर्षों में पूरा प्रोडक्शन जो है इनका टैक्स फ्री करती है। तो इस प्रकार से यह औद्योगिक बस्तियां होती हैं। अब हम इसमें देखेंगे औद्योगिक बस्तियों की क्या भूमिका है, इससे सरकार को क्या लाभ होते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक बस्तियों से देश का विकास किस तरीके से निर्भर है, वह बताइए। तो अब हम देखेंगे औद्योगिक बस्तियां जो हैं उसके लाभ या महत्व। औद्योगिक बस्तियां के लाभ, महत्व या उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य या महत्व होता है इसका, क्या लाभ होते हैं? तो पहला है देश का औद्योगिक विकास। देश का औद्योगिक विकास, चूंकि यह सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में स्थापित की जाती है जहां पर अभी पिछड़ा विकास हुआ है, तो इसको स्थापित करने से जो है देश का औद्योगिक विकास होता है। फिर छोटे उद्योगों के लिए प्रेरणा स्रोत, सभी प्रकार के उद्योग जो है सभी प्रकार की सुविधाएं जो है वह उपलब्ध मौजूद नहीं करवा पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं, तो छोटे उद्योगों के लिए जो है यह प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। फिर कम लागत पर अधिक उत्पादन, कम लागत पर उत्पादन, चूंकि सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं तो कम लागत पर उत्पादन होता है। अनुसंधान की सुविधा, अनुसंधान की सुविधा, चूंकि एक ही क्षेत्र में उद्योग लगे हुए हैं तो वहां पर हम अनुसंधान की जो है वह मतलब रिसर्च करने का कार्य जो है वह आसानी से कर सकते हैं। फिर आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान, आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान, चूंकि सभी प्रकार के उद्योग जो है एक ही जगह पर है
तो कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम आपस में मिलकर कर सकते हैं, तो ऐसी समस्याओं का समाधान जो है वह औद्योगिक बस्ती में होने से जो है आसानी से हो सकता है। फिर विपणन सुविधा, मार्केटिंग, हमें अपना माल जो है वह बेचना है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, हमें अन्य प्रकार के जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू करना है, तो इस प्रकार की विपणन की जो सुविधा रहती है, विपणन से संबंधित समस्त क्रियाओं में जो है हमें क्या हो जाता है, सहायता मिल जाती है। फिर कच्चे माल व मशीनों की सुविधा, कच्चे माल व मशीनों की सुविधा, औद्योगिक बस्ती होने से जो है वह कच्चा माल और मशीनें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। फिर इसके बाद जो है उत्पादन में वृद्धि, निश्चित ही उत्पादन में वृद्धि होगी। फिर लघु उद्योगों का विकास होता है, लघु उद्योगों का विकास होता है। और हम लिख सकते हैं कि निर्यात में वृद्धि, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसी बस्तियां बनाई जाती हैं, जिस औद्योगिक बस्तियां भी बनाई जाती हैं जिनका पूरा की पूरा प्रोडक्शन जो है वह निर्यात किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कहा जाता है, जिनका पूरा की पूरा प्रोडक्शन जो है वह निर्यात होता है। और साथ ही ऐसी यूनिट्स को जो है सरकार टैक्स फ्री रखती है, क्योंकि उसका उत्पादन जो है निर्यात करने से देश को विदेशी मुद्रा की अर्निंग होगी। तो ये है स्टूडेंट हमारा औद्योगिक बस्ती से जो है क्या लाभ होते हैं, एक आईएमपी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यूनिट 5th में अगला टॉपिक जो कि है अनुदान व प्रेरणाएं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि केवल उत्पादन में सहयोग कर देना और केवल प्रशिक्षण प्रदान कर देने से ही उद्योगों का विकास नहीं हो सकता है। तो देश में उद्योगों का विकास और विस्तार करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं दी जाती हैं। और प्रेरणा वह फैक्टर होता है, वह तत्व होता है जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और अधिक लगनता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा देश में औद्योगिक विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं, और वह अनुदान जो है सभी वित्तीय रूप से होते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं अनुदान, उसमें है पहला पूंजी निवेश अनुदान, हम इसको समझेंगे। दूसरा जो है वह है ब्याज अनुदान। तीसरा है विद्युत या ऊर्जा अनुदान, ऊर्जा या विद्युत अनुदान। और चौथा जो है अंशदान, इसको मार्जिन मनी भी बोलते हैं, मार्जिन मनी अनुदान। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के उद्यमियों को यह अनुदान दिए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पूंजी निवेश अनुदान को। तो पूंजी निवेश अनुदान में पहला है पूंजी अनुदान की राशि, कितनी सब्सिडी सरकार प्रदान करती है। तो इस अनुदान को बांटने के लिए सरकार ने जो जिले हैं, राज्य के अंदर जिले हैं, उनकी 3 कैटेगरी बना ली है, ए बी सी। और उस कैटेगरी के हिसाब से वह देती है कि यदि ए कैटेगरी का जिला है तो 10% या 2 लाख रुपए जो कम हो उतनी सब्सिडी प्रदान करती है। फिर यदि बी कैटेगरी का जो है जिला है तो 12.5 या 2.5 लाख रुपए जो कम हो। और यदि सी कैटेगरी का जिला है तो उसके लिए है 15% या 3 लाख रुपए का पूंजी अनुदान जो है वह सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा जो है पायोनियर अनुदान, पायोनियर अनुदान। यह जो अनुदान है औद्योगिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई यदि औद्योगिक इकाई है
तो उनकी ग्रोथ के लिए, उनके विस्तार के लिए जो है सरकार के द्वारा पायोनियर अनुदान दिए जाते हैं, जिसकी पायोनियर सब्सिडी के रूप में 30 लाख रुपए तक राज्य लागत पूंजी अनुदान के रूप में अनुदान दिए जाते हैं। कितने रुपए तक? 30 लाख रुपए तक पायोनियर अनुदान जो है वह दिया जाता है। तीसरी जो विशेष व्यवस्था की है वह है अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को रोजगार देने पर विशेष अनुदान। यदि किसी व्यावसायिक उपक्रम ने अपने बिजनेस में 35% से अधिक एससी और एसटी के कर्मचारियों को नौकरी दी है, ध्यान से सुनना, कि यदि कोई बिजनेस उपक्रम है, व्यावसायिक संस्था है और उसने अपने बिजनेस उपक्रम में 35% या उससे अधिक ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त रखा है जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, तो उस कंडीशन में जो है उन्हें 25% या 5 लाख रुपए, 25% या 5 लाख रुपए जो कम हो उसका अनुदान दिया जाता है। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है वो है कि यदि जो है कोई एससी एसटी के व्यक्ति ने बिजनेस खोला हो, मतलब जो व्यवसायी है वह एससी या एसटी का हो, तो उस कंडीशन में जो है वह 10% का अतिरिक्त अनुदान, मतलब बाकी अनुदान उसको मिलते ही हैं, 10% का अतिरिक्त अनुदान जो है वह उसे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो अनुदान होते हैं वह क्या सभी को मिल जाते हैं? तो नहीं, अनुदान प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? तो पहली शर्त है कि जितने भी शासन से प्राप्त उद्योग है जिनको अनुदान प्राप्त हो रहा है, शासन का शेयर, मतलब जो कैपिटल पे हिस्सा है वह शासन का 15% से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये पहली शर्त है, तभी अनुदान मिल पाएगा। दूसरी जो शर्त है वह है कि वह जो उद्योग है आपका वह शहरी सीमा में नहीं होना चाहिए, मतलब शहरी सीमा के 8 किलोमीटर से बाहर होना चाहिए, 8 किलोमीटर की सीमा से बाहर होना चाहिए, और ऐसी जगह पे भी नहीं होना चाहिए जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। मतलब कि कहाँ पे होना चाहिए? 1 लाख से जनसंख्या कम होनी चाहिए, और यदि हम एरिया वाइज देखें तो नगर निगम की सीमा से 8 किलोमीटर के बाहर स्थित हो, वहां पे यह होना चाहिए। और यदि जो है यह अनुदान प्राप्त कर रहा है कोई भी उद्योग और केंद्र सरकार ने भी उस पर अनुदान की राशि घोषित कर दी है, तो फिर अंतर की राशि जो है वह अनुदान के रूप में मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अनुदान आप एक ही उद्योग पर नहीं ले सकते हैं। और यदि जो है किसी बिजनेस को, किसी उद्योग को केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने अपात्र घोषित कर दिया है कि इस प्रकार के उद्योगों को अनुदान की राशि नहीं मिलेगी, तो उसे जो है वह नहीं प्राप्त होगी। इसके साथ ही जनरली जो है अनुदान की राशि टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, फूड प्रोसेसिंग और पैराकेमिकल, इन सब क्षेत्रों के लिए अनुदान जो है वह ज़्यादा दिया जाता है। तो ये है अनुदान को प्राप्त करने की शर्तें। इन शर्तों को पूरा करेंगे तभी हम अनुदान को जो है प्राप्त करेंगे। फिर राज्य अनुदान आयोग ने जो है कितनी राशि दे रखी है, ये जो है आपके चार्ट में दिया हुआ है कि राज्य पूंजी आयोग ने जो है कितनी अनुदान की राशि तय कर रखी है। तो जिले का वर्ग जहां इकाई स्थापित है, ए श्रेणी का जिला है, बी श्रेणी का जिला है या सी श्रेणी का जिला है, या ग्रोथ सेंटर है जो हमने पायोनियर सेंटर देखे थे, तो पूंजी अनुदान की दर 7.5%, 10%, 10%, 15% है, ये हमने देखी। ठीक है। फिर सामान्य औद्योगिक इकाई हो तो यदि जो है बिजनेस लघु उद्योग है तो राशि इतनी रहेगी।
मध्यम उद्योग है, मिडिल लेवल का है तो इतनी रहेगी, और यदि विशिष्ट इकाइयां हैं, स्पेशल इकाइयां हैं जो अलग से स्थापित की गई हैं, तो उसके लिए राशि जो है वह इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, तो ये जो है हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है हम पढ़ेंगे अगला इसके बारे में। अगली जो है हमारी वह है ब्याज अनुदान। तो ब्याज अनुदान के संबंध में सरकार चूंकि कोई भी बिजनेस जो स्थापित होता है वह उसके लिए कोई भी संस्था जो है वह ऋण लेती है, और ऋण लेती है तो उसे जो है उस पर ब्याज भी चुकाना होता है, जो कि किसी भी लघु और मध्यम उद्योग के लिए बहुत कठिन कार्य है। तो सरकार ब्याज के रूप में भी अनुदान की राशि प्रदान करती है। ब्याज अनुदान, तो वह राशि कितनी होती है? तो यदि सामान्य उद्योग है, ब्याज अनुदान की जो राशि है उसकी रहेगी, लघु उद्योगों को रहती है केवल, और इसकी जो राशि है वह 2% तक का ब्याज जो है, जो कि अधिकतम 10,000 रुपए तक का हो सकता है। 2% तक या 10,000 रुपए जो भी कम होता है उतनी जो है अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा दी जाती है और केवल लघु उद्योगों को मिलती है। और यदि जो है अनुसूचित जाति मतलब SC और ST का हो, अनुसूचित जाति या जनजाति, इसके लिए हो तो यह दर क्या कर दी गई है? 4%, और जो राशि है उसकी कोई सीमा नहीं रखी गई है, सीमा नहीं रखी गई है। और तीसरा है मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, यदि ये है तो इसके लिए जो है वह भी 4% की राशि रखी गई है, और यह जो है समय सीमा इसके लिए रहेगी 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक ब्याज की मुक्ति जो है वह रहेगी। और यदि जो है उद्यम की स्थापना विकास कार्यक्रम के तहत की गई है, हमने पढ़ा था उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत की गई है, तो उसमें जो है सामान्य व्यक्ति के लिए 10,000 रुपए तक, यदि महिला है तो 20,000 रुपए तक हो सकती है, और 1 वर्ष की अवधि तक जो है ब्याज की मुक्ति या अनुदान की राशि जो है वह प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार से होता है एक विद्युत अनुदान, विद्युत या ऊर्जा अनुदान। सामान्यतः जो है प्रोडक्शन करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो उस बिजली व्यवस्था में जो है सरकार, उसमें भी सरकार जो है अनुदान के रूप में राशि प्रदान करती है। तो उसका वह इस प्रकार से दिया हुआ है कि यदि वर्ग जो है अलग अलग वर्ग बना दिए गए हैं, उन्नत वर्ग है मतलब जो उद्योग का प्रकार है वह उन्नत है, तो उस पर जो है उसे 2%, कैटेगरी का है तो 3, 5, और साथ ही बिजली का बिल जो बनेगा उस पर इतने प्रतिशत की जो है प्रतिशत से छूट दी जाएगी, मतलब उतने प्रतिशत की राशि जो है सरकार के द्वारा सहायता के रूप में दी जाएगी। और राशि के रूप में देखें तो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए लघु उद्योग के लिए, और मिडिल है और बड़े उद्योग है तो उनके लिए ही रहेगी। और अवधि जो है वह दी है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। ठीक है, तो ये है हमारी ऊर्जा विद्युत अनुदान की। अब हम बात करेंगे मार्जिन मनी, अंशदान। अंशदान, मार्जिन मनी, तो सरकार के द्वारा छोटे नए उद्यमियों को प्रेरणा देने के लिए सरकार ने यह मार्जिन मनी वाला कंसेप्ट निकाला है। इसका जो है सरकार इस तरीके से व्यवस्था करती है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है लघु उद्योग खोलने के लिए या कुटीर उद्योग खोलने के लिए, तो सरकार उसका कुछ प्रतिशत जो है वह व्यक्ति स्वयं से लेती है, और बाकी का पूरा खर्चा जो है वह खुद करती है किसी न किसी अनुदान के रूप में। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लेकर आया कि यह जो है वो खोलना चाहता है और इसके लिए अनुदान चाहिए, तो सरकार जो है इसकी दर यदि जो है 5% निर्धारित कर रही है, तो इसका अर्थ है कि 10 लाख का 5% 50,000 रुपए वह व्यक्ति लाकर जमा करेगा, और बाकी का जो 9,50,000 रुपए है
वह सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में उस इकाई को स्थापना में लगाया जाएगा। तो मार्जिन मनी में का अर्थ होता है कि वह किसी भी इकाई परियोजना लागत का वह हिस्सा जो कि उद्यमी के द्वारा स्वयं के रूप में भरा जाता है और बाकी सभी राशि जो है सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाओं के तहत व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट सरकार अनुदान के रूप में किसी भी व्यवसायी को जो है औद्योगिक विस्तार हेतु हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यूनिट 5 का अगला टॉपिक जो कि है महिला उद्यमियों को प्राप्त विशेष प्रेरणाएं। महिला उद्यमियों को प्राप्त विशेष प्रेरणाएं। तो सरकार के द्वारा महिला उद्यमियों को दी जाने वाली बहुत सारी प्रेरणाएं हैं जो विशेष रूप से केवल महिलाओं के लिए है। तो यदि हम बात करें, पहली योजना जो है वह है प्रियदर्शनी योजना। प्रियदर्शनी योजना, यह योजना जो है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है। बैंक ऑफ इंडिया, जिसके तहत महिलाओं को किसी भी प्रकार का रोजगार यदि खोलना है, पार्लर है, होटल के बारे में सोचना है, फूड बिजनेस करना है, किराने की दुकान खोलना है, जनरल स्टोर खोलना है, तो इस प्रकार का किसी भी बिजनेस को यदि उसे ओपन करना है तो उसके संबंध में यह प्रियदर्शनी योजना के तहत जो है वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है। फिर इसके सेकंड नंबर पे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेंट कल्याणकारी योजना। इस योजना में जो है उद्देश्य सबका वही है, सिर्फ अलग अलग बैंक और अलग अलग संस्थाओं के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है देश की एक जानी मानी बैंक है और इसके द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के व्यवसायों को स्थापित करने के लिए महिलाओं को विशेष रूप से वित्तीय सुविधा जो है वह प्रदान की जाती है। फिर है खुदरा व्यापार हेतु सहायता। खुदरा व्यापार हेतु सहायता, यदि कोई महिला उद्यमी जो है रिटेल बिजनेस, किराने की दुकान, जनरल स्टोर या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए जो है वित्तीय सहायता दी जाती है। फिर है स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता। स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता, यदि जो है वह कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहती है, यदि वह पापड़ अचार का बिजनेस करना चाहती है, वह कोई ज्योतिषी बनना चाहती है, तो उसके लिए उसे जो है ट्रेनिंग की या ओपन करने के लिए किसी भी प्रकार की जो है पैसों की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार की बैंक जो है वह इस प्रकार का स्वरोजगार के लिए पैसा उपलब्ध कराती हैं। फिर बीज पूंजी प्रदान करना, सीड मनी, बीज पूंजी प्रदान करना, यह जो है मध्य प्रदेश वित्त निगम जो होता है उसके द्वारा प्रदान की जाती है। यदि किसी भी प्रकार की महिलाएं मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो वह इस निगम में जो है, इस निगम के द्वारा उसे 10 लाख रुपए तक की पूंजी जो है वह इस निगम के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है। फिर रियायती दर पर भूमि, महिलाएं यदि जो है किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो उन्हें रियायती दर पर, मतलब जो भूमि का बाजार मूल्य चल रहा है उससे कम दरों पर भूमि जो है वह उपलब्ध कराई जाती है। फिर है करों में छूट, इनकम टैक्स की जो रेट है वह महिलाओं के लिए अलग बनाई गई है। यदि महिला करदाता है तो उसके लिए कर की दरों का स्लैब जो है सरकार ने अलग बनाया है। इससे भी जो है महिला उद्यमी जो है वो बिजनेस करने के लिए प्रेरित होती हैं। फिर शहरी क्षेत्र की गरीब महिलाओं के लिए, शहरी क्षेत्र की गरीब महिलाओं के लिए
यदि महिलाएं ऐसी हैं जो शहरी क्षेत्र में रह रही हैं और जिनकी इनकम कम है, तो ऐसी महिलाएं जो हैं स्व सहायता समूह जिसमें कम से कम 10 महिलाएं हों, ऐसा ग्रुप बनाकर किसी स्वरोजगार को जो है वह कर सकती हैं। तो ये है स्टूडेंट महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं और सरकार के द्वारा दी जाने वाली अलग अलग प्रकार की सहायता। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक हमारा, जो कि है रोजगार मूलक योजनाएं। सरकार के द्वारा बहुत सारी रोजगार देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो यह आपको अलग अलग लिखने को आ सकती हैं। पहली है जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो एक योजना को मैं आपको किस तरीके से लिखना है वह मैं आपको समझाऊंगी, बाकी के हम पॉइंट्स केवल देखेंगे। तो पहला पॉइंट जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है, यह 13 दिसंबर 2009 से भारत में लागू है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है, तो हम इसका पहला पॉइंट लिखेंगे उद्देश्य, कि इस योजना का क्या उद्देश्य है। तो इस योजना का उद्देश्य है देश में रोजगार की स्थिति को बेहतर करने के लिए और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाना या प्रदान करवाना, उपलब्ध कराना। फिर उद्देश्य के बाद हम लिखेंगे वित्त व्यवस्था। तो यहाँ जो है वित्त व्यवस्था या अनुदान की जो राशि है इस योजना के अंतर्गत वह किस प्रकार से दी जाती है। तो इसके अंतर्गत जो है वह मार्जिन मनी, अभी हमने समझा मार्जिन मनी क्या होती है। तो 5% तक की मार्जिन मनी पे ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ब्याज अनुदान की राशि जो है वह प्रदान की जाती है। फिर प्रोजेक्ट की लागत, जो व्यक्ति है उसके प्रोजेक्ट की लागत जो है 25 लाख रुपए तक हो सकती है, और यदि सर्विस वगैरह का बिजनेस करना चाहता है तो 10 लाख रुपए तक हो सकती है। तो इस प्रकार से वित्त की सहायता जो है वह प्रदान की जाती है। फिर हम लिखेंगे शर्तें। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो है लाभ उठाने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो पहली शर्त है कि उम्र जो है उसकी 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त है कि रोजगार कार्यालय में उसका पंजीयन होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। तीसरी शर्त जो है वह व्यक्ति कम से कम 8वीं पास हो और उसके पास किसी भी प्रकार का स्वरोजगार और रोजगार न हो। तो ये जो शर्त है वह सभी में लागू होगी। 8वीं पास हो और उस पर किसी भी प्रकार का रोजगार न हो। उसके बाद हम जो है इसमें और पॉइंट हम लिखेंगे कि शर्तें क्या क्या होती हैं, और वित्त व्यवस्था हो गई, और लाभ हम अगला लिखेंगे लाभ, कौन कौन से लाभ जो है इस योजना के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। तो जब किसी योजना के बारे में आएगा तो आप बकायदा उसके उद्देश्य क्या क्या है उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, वित्त व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है या किस प्रकार से सहायता की जाती है वह हम लिखेंगे, फिर शर्तें कौन कौन सी हैं वह हम लिखेंगे, और फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है उसके लाभ किन किन लाभार्थियों को मिल रहे हैं तो हम उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको योजना आती है तो आप ये समझाएंगे। तो ये है हमारी एक योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके साथ ही आपको और भी आ सकती है, यह है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये इसके बेसिक पॉइंट जो है मैंने आपको बता रही हूँ कि यह योजना किसके लिए। तो उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, शहरी रोजगार एवं महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु। देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार मतलब शहर के लोगों के लिए देने के लिए है। अधिकतम राशि, तो ये राशि का पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे कि ऋण की राशि कितनी है, 2,50,000 रुपए, और वित्त के उसमें जो है आप पूंजी अनुदान जो है वह कितना है, 50% है, तो वो आप लिखेंगे, ठीक है। पूंजी अनुदान जो है वह 50% है। फिर मार्जिन मनी कितनी है, 5% है। ऋण की वापसी जो है आप कब कर सकते हैं,
ऋण की अवधि इतने समय के लिए मिलता है। ऋण पर ब्याज की दर 12.5% है। शैक्षणिक योग्यता जो मैंने आपको पिछले उसमें बताई वो तो है ही, इसके अलावा जो है इसमें आपको ये ऐड ऑन करना है। और परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 364.45 पैसे प्रति सदस्य जो है प्रति माह होनी चाहिए, तो ही यह जो है इस योजना के अंतर्गत उसे लाभ मिलता है। तो ये है स्टूडेंट स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ऐसी ही है रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना। तो यह योजना जो है ध्यान रखना अनुसूचित जाति और जनजाति के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए चलाई जा रही है। इसके लिए क्या है? मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, उम्र 18 से 50 वर्ष हो, बेरोजगारी भत्ता जो है वह मिल रहा हो उसे, और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है 4 सप्ताह का रहता है। मार्जिन मनी जो है वह 33% होती है। प्रशिक्षण जो दिया जाता है वह सरकार के द्वारा दिया जाता है, पूरी तरीके से फ्री रहता है। और इसका जो समन्वयक रहता है, संस्था रहती है जिला उद्योग केंद्र जो है उसके द्वारा। तो ये है रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना। और फिर है दीनदयाल स्वरोजगार योजना। तो इसी प्रकार से है स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल। तो इसकी क्या उद्देश्य है? ऐसा बेरोजगार व्यक्ति जिसकी पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक न हो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, जिसकी वार्षिक आय जो है 1.5 लाख रुपए से कम हो। ऐसे लोगों के लिए कोई दुकान खोलना है, किसी प्रकार का बिजनेस करना है, तो उसके लिए यह योजना चलाई जा रही है। और उसके लिए क्या है? मूल निवासी जरूरी है सब में ही, 18 से 40 वर्ष हो, उसकी योग्यता क्या हो? 10वीं पास हो या ITI किया हो। और मार्जिन मनी जो है वह हो सकती है 5%, 7.5% या 10%, क्षेत्र कैसा है उसके अनुसार। और राशि भी उस हिसाब से, यदि 5% मार्जिन मनी है तो 7,500, 15,000 या 40,000 रुपये। और रोजगार कार्यालय में पंजीयन, किसी भी योजना में यदि वो लाभ उठाना चाहता है तो उसका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अति आवश्यक है। तो ये योजनाएं आपको अलग अलग लिखने को आ सकती है, कोई 2 आ सकती है, कोई 1 लिखने को आ सकती है। तो स्टूडेंट ये है हमारी यूनिट 5th जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं।